Hi friends, let's continue with the sums of chapter number 6. We have reached up to illustration 6.5. Now let's go on for illustration 6.6. According to this question, it reads somewhat like this. The question says, a block of mass 1 kg moving on a horizontal surface with an initial speed of 2 meter per second enters a rough patch ranging from x equal to 0.1 meter to x equal to 2.01 meter. The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x over this range. Now F is given as minus k by x for 0.1 to 2.01 and 0 equal 0 when x is less than 0.1 or x is bigger than 2.01, where k is equal to 0.5 joule. What is the final kinetic energy and speed Vf, final speed Vf of the block as it crosses the patch? I hope the wording of the question is a little bit confusing. चलो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे. See, suppose this is a path. ये पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया x इक्वल टू 0. बॉडी का मास दिया 1 kg and initial speed when it is moving on the path is 2 meter per second. Initial speed is given 2 meter per second. Now x equal to 0 से चलता है, comes to x equal to 0.1 मीटर. यहाँ से रफ पैच शुरू हुआ, रफ पैच है एंड इसमें रिटार्डिंग फोर्स लगेगा कहाँ तक, x इक्वल टू 2.01 मीटर था. इतना रफ पैच है एंड हमें बोले कि व्हेन इट रीचेस 2.01 हाउ मच इज द फाइनल स्पीड एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी. 2.01 पहुंचे तब उसकी फाइनल स्पीड और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी. अब यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स की बात करें तो x इक्वल टू 0.1 से कम है तब रिटार्डिंग फोर्स 0 है. x इक्वल टू 0.2 से ज्यादा है तब रिटार्डिंग फोर्स 0 है. पर फ्रॉम 0.1 to 0.2 रिटार्डिंग फोर्स गिवन एज माइनस k by x which is नेगेटिव k का वैल्यू दिया 0.5 अपॉन x माइनस 0.5 अपॉन x बराबर ये वैल्यू दिया हुआ है आपको. अब बोला है कि यहां से यहां पहुंचे तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज स्पीड देयर. अब काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा तो स्पीड मिल जाएगा. ना हियर इनिशियली यानी कि एट x इक्वल टू 0.1 मीटर काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा तो ki इज इक्वल टू हाफ mvi स्क्वायर, दैट्स हाफ m is 1 kg इंटू vi 2, तो ये हो गया 2 जूल. ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया. सेकेंडली व्हाइल मूविंग हियर हाउ मच इज द वर्क डन अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स. तो वर्क डन अगेंस्ट रिटार्डिंग फोर्स बराबर है. तो W इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ बार डॉट डी बार, ये तो हमने पढ़ा हुआ है. पर यहाँ पे फोर्स इज वेरिएबल फोर्स तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा. अब क्या आएगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2. ओके, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2 दैट्स इंटीग्रेशन 0.5 नेगेटिव साइन बाहर ले लिया अपॉन x डी एक्स फ्रॉम x1 इज 0.1 टू x2 2.01. ओके, अब 0.5 इज अ कांस्टेंट तो बाहर आ गया, नेगेटिव 0.5 इंटीग्रेशन 1 by x dx फ्रॉम 0.1 टू 2.01. अब इंटीग्रेशन 1 by x क्या आएगा, तो वी नो दैट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x raised to n dx is x raised to n plus 1 अपॉन n plus 1. ये तो हमें मालूम है रिलेशन इंटीग्रेशन के लिए, रूल है दो. अब यहाँ पर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x क्या होगा, तो दैट बी इंटीग्रेशन x raised to minus 1 dx, तो दैट बी x raised to minus 1 plus 1 upon minus 1 plus 1, so that makes x raised to 0 upon 0. अब डिवाइड बाय 0 तो अनडिफाइंड हो गया, तो दिस कैन नॉट बी डिफाइंड. इसलिए 1 by x के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है. 1 by x के लिए ये फॉर्मूला, पावर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा. तो फिर उसके लिए एक नया रूल सीखेंगे हम लोग. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इसमें ही सिर्फ इस केस में ये नहीं लागू पड़ेगा. दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली इन दिस केस एंड इन दिस केस इट विल बी log ऑफ x, नेचर लॉगरिथम ऑफ x. यानी यहाँ पे हमें log देखना पड़ेगा, नेचर log ऑफ x.
ओके, तो उसके लिए चलते हैं हम लोग ना। दिस विल बी, तो यहां पे क्या होगा, दिस विल बी -0.5 log x from 0.1 to 2.01. Okay, placing the upper limit and the lower limit, so this will be equal to -0.5 upper limit log of 2.01 minus lower limit log of 0.1. now log को जब माइनस करें, log को जब माइनस करेंगे तो रेशियो ऑफ log हो जाएगा log ऑफ 2.01 अपन 0.1, ये हो गया, यानी कि एल बी log ऑफ log ऑफ 20.1. ना 20.1 का log क्या होगा, तो पहले नेचर लॉग से सिंपल लॉग टेबल में कन्वर्ट किया तो 2.303 मल्टीप्लाई करना होता है log ऑफ 20.1 that is -0.5 2.303 into 20.1 का log आता है as per the table it is 1.3032. It is 1.3032. So this will come out to be negative. ये कुछ कैलकुलेट करें तो बन जाता है 3 जूल. Sorry, it is 0.5. ये 0.5 into this 3 joule and that makes 1.5 negative 1.5 joule. So this is the work done against frictional force. Okay. अब ये जो वर्किंग है उसमें खास हमें ये सीखना है लॉग, सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो यहाँ मैंने साइड में दे दिया है. ओके, दिस व्हिच आई हैव गिवन इन द ऑन द साइड, द रूल ऑफ 1/x इंटीग्रेशन. अब ये हो गया. चलो नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, W इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो दैट इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. Whatever you got is final kinetic energy, so final kinetic energy will be equal to W plus KI. अब वर्क डन कहाँ गया, -1.5 plus KI कितना है 2, तो दिस विल कम आउट टू बी 0.5 जूल. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी 0.5 जूल. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 0.5 जूल. अब स्पीड भी मांगा है तो as AF is equal to half mvf square, therefore Vf will be equal, final kinetic energy will be 2 kF upon m. सब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या है Vf को एंड उसका रूट तो स्क्वायर है ना, वैल्यू पुट अप कर दो दिस मच मीटर सेकंड. ये हो गया रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन 6.6. लेट्स गो थ्रू दिस. कहीं तकलीफ पड़े तो मैसेज करना या कॉल कर देना. चलो चलते हैं आगे इलस्ट्रेशन नंबर 6.7 की तरफ. ये 6.7 जो सम है इसे जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बॉब ऑफ मास m is suspended by a light string of length L. तो समथिंग लाइक अ सिंपल पेंडुलम इज फॉर्म. एक स्ट्रिंग के नीचे बॉब ऑफ मास m, बॉब यानी छोटा मेटल स्फीयर इज जॉइंट, सस्पेंड किया. इट इज imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point a such that it completes a semicircular trajectory on the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C. नीचे फिगर में कुछ दिया हुआ है, A पॉइंट एकदम नीचे दिया है, C पॉइंट एकदम ऊपर दिया है. This shown in the figure. Obtain an expression for initial speed v0, A पे जो दिया वो, the speeds at point B and C, and thirdly the ratio of kinetic energies kb upon kc, यानी B पे kinetic energy अपन C पे kinetic energy, दोनों का रेशियो फाइंड करना है. फिर बोला कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस पॉइंट C. हम इतनी चीजें पूछी हुई है. यानी क्वेश्चन में क्या समझाया हुआ है वो समझते हैं पहले. एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ L is connected to a bob here, यानी बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग. बॉब का मास m दिया है, स्ट्रिंग का लेंथ L दिया हुआ है. ओके, फिर ये बॉब को जब वो A पॉइंट पे लोवेस्ट पॉइंट पर है तब उसे एक स्पीड दे दिया, इनिशियली यूं स्पीड दे दिया v0. अब ड्यू टू द स्पीड बॉब विल मूव ऑन अ सेमीसर्कुलर पाथ एंड रीचेस द पॉइंट C on the top, reaches point C on the top. यूं पहुंचा, अरे यहां पे पहुंचा at point C.
तो हमें फाइंड करना है कि अगर ये यहाँ पर पहुंचे तब स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। स्लैक होता है मतलब नो टेंशन इन इट, बराबर, ऐसा हो गया स्ट्रिंग। तो उस सिचुएशन को लाने के लिए यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी देनी है, एक तो फाइंड करना है वीओ इनिशियल स्पीड, दूसरा फाइंड करना है स्पीड एट पॉइंट सी वीसी, स्पीड एट पॉइंट सी फाइंड करना है, तीसरा फाइंड करना है जब वो यहाँ बी से पास हो रहा होगा बी पॉइंट पे तब उसकी स्पीड वीबी कितनी होगी, वो वीबी भी ढूंढना है, बराबर है। ये तीन चीजें ढूंढनी है। फिर हमें लेना है काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट सी का रेशो, एंड फिर बाद में ट्रेजेक्ट पाथ के बारे में, पाथ आफ्टर सी। ये इतनी चीजें हमें ढूंढनी है। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विल यूज अ कॉमन थिंग, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एंड यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले लेते हैं एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी E1 बोल देते हैं, will be kinetic energy K1 plus potential energy U1. K1 will be half mv0 square, speed v0 यहाँ पे, and U1 हम इसको बेस ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा नो हाइट तो 0, so this will be just half mv0 square, total energy at point A. Okay, ये half mv0 square हो गया, क्लियर। फिर एट पॉइंट बी, नहीं सी पॉइंट, एट पॉइंट सी पे देखें तो क्या होगा, पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी E2 विल बी इक्वल टू K2 प्लस U2, K2 इज हाफ mvb स्क्वायर, वहां पे स्पीड भी vc है, सॉरी हाफ vc mvc स्क्वायर प्लस हाइट कितनी हुई, कितना हाइट गेन किया इसने L एंड L, तो टोटल 12 मिला, तो mg इंटू पोटेंशियल 12 mg 12, so this will be equal to, now here also at point C, यहाँ पे घूम रहे हैं ना, रोटेट हो रहा है, तो इसको जो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, द वेट फोर्स mg, क्योंकि टेंशन तो है नहीं यहाँ पे कोई, तो इसका वेट फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। सो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर L, ये कहाँ से लाए, तो सेंटीमीटर फोर्स इज गिवन एज mv स्क्वायर बाय r, ये तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 में लिया था, मास इनटू स्पीड अपॉन रेडियस ऑफ द पाथ। अब रेडियस ऑफ द पाथ L हो गया, स्पीड यहाँ पे vc है, तो हाफ mvc स्क्वायर इज इक्वल टू mg प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे therefore we can say that mvc स्क्वायर इज इक्वल टू mgl, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने में काम आएगा, therefore E2 now becomes half mgl plus twice mgl, twice क्या है क्योंकि ये, so this will be nothing but 5/2 mgl. Now according to law of conservation of energy, E1 is equal to E2, that is E1 कितना है, half mv0 square is equal to 5/2 mgl, mm कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो v0 क्या आएगा, रूट 5gl, ये आ गया आपका पहला आंसर, v0 आ गया। अच्छा, फिर vc चाहिए पड़े स्पीड एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इधर से देखो vc विल बी इक्वल टू, mm कैंसिल हो गया, रूट gl हो गया, ये vc आ गया आपका यहाँ से। ओके, mv स्क्वायर बाई इज इक्वल टू mgl, तो vc विल बी इक्वल टू रूट gl, हो गया वहां पे भी। अब तीसरा लेते हैं एट पॉइंट बी, तो वही सेम मेथड रहेगा, मेथड विल रिमेन द सेम, सी पे टोटल एनर्जी लेते हैं, E1 के साथ इक्वेट कर देते हैं, एट पॉइंट सी E3 इज इक्वल टू K3 प्लस U3, K3 इज हाफ mvb स्क्वायर, यहाँ पे स्पीड भी है, और हाइट कितना गेन क्या है जितना, तो यहाँ mgl। ओके, ऑल्सो एट पॉइंट बी mvb स्क्वायर बाय L इज इक्वल टू mg, वही सेम सिचुएशन है आपको, सो देयरफॉर vb विल बी इक्वल टू, सॉरी देयरफॉर mvb स्क्वायर इज इक्वल टू mgl, बराबर है। तो
रख देते हैं यहाँ पे। तो therefore E3 will be equal to half into mgl plus mgl। Sorry, we cannot have this one. Now, according to law of conservation of energy, E1 is equal to E3, बराबर है। तो therefore what we get is half mv0 square is equal to half mvb square plus mgl। now v0 कितना है हमारे पास में, √5gl, तो यहाँ रख देंगे तो हाफ इंटू m इंटू 5gl स्क्वायर कर दिया ना, इज इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर प्लस mgl। vb ढूंढना है हमको, ये याद रखना, vb इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी गेट इज 5/2 mgl माइनस mgl, यहाँ पे ले लिया, इज इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर। now 5/2 minus 1 will give 3/2 mgl is equal to half mvb square। now इसको सिंप्लीफाई करें तो व्हाट यू गेट, what you have is 3/2 mgl is equal to 1/2 mvb square। so therefore vb will be equal to by 2 क्या हो गया, √3gl। ओके, vb is √3 क्लियर। तो स्पीड यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, तीनों तीन हो गए। अब kb अपॉन kc, ना kb अपॉन kc, काइनेटिक एनर्जी एट b हाफ mvb स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट c हाफ mvc स्क्वायर। ना हाफ में तो कैंसिल हो गया, vb का स्क्वायर यानी 3gl और vc का स्क्वायर, vc कितना है √gl, तो उसका स्क्वायर gl, तो बचा क्या 3, ये आ गया, kb अपॉन kc भी आ गया। रही बात पाथ की, तो इफ द स्ट्रिंग रिमेन्स इंटैक्ट, स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होती है, इन दैट केस सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वो सेंटीमीटर फोर्स को मिलते रहना है। इफ द स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक, सर्कुलर पाथ विल कंटिन्यू, एंड इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स, भगवान ना करे यहाँ पे स्ट्रिंग टूट गया, तो जब यहाँ पे बॉब होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा, तो विल बी एज गुड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉप ऑफ क्लिफ पर से यूं फेंका ना, या टॉप ऑफ टावर पर से बॉल को थोड़ा थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, तो कैसे नीचे प्रोजेक्टाइल पाथ करता है, वैसे ही आएगा, राइट। इफ स्ट्रिंग इज इंटैक्ट इट विल कंटिन्यू सर्कुलर पाथ, एंड इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स तो हॉरिजॉन्टल स्पीड के कारण इट डू प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक दिस, फॉल डाउन। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन 6.7। जस्ट गो थ्रू दिस। फ्रेंड्स, illustration number 6.9 is given in continuation with illustration 6.8। तो आप बोलोगे 6.8 कहाँ पर है, तो हमने अगले लेक्चर में लास्ट सम किया था वो 6.8, एंड उसमें हमने क्या बात की थी कि देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ टेस्टिंग द रिजिडिटी ऑफ द व्हीकल। तो एक कार को लेके स्प्रिंग पे क्रैश करवाते हैं, कोलाइड करवाते हैं, स्प्रिंग दबेगी, कितनी दबती है उसके ऊपर से कार के बारे में, कार की स्टर्डिटी के बारे में पता लगता है। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि व्हेन अ कार, हाँ यहाँ पे एक दीवार होती है, दीवार पे एक बड़ी सी स्प्रिंग लगी होती है, एंड यहाँ पे एक व्हीकल यानी कि कार मूव करते हुए आएगी एंड इसको टकराएगी। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, कार जो स्पीड से आ रहा था, स्पीड v, ऑन द बेसिस दैट इट हैड अ काइनेटिक एनर्जी, एंड वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ टकराता है एंड स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना देगा वो फाइंड करना था। तो उसमें क्या लिया था कि काइनेटिक एनर्जी हमने लिया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय कार इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय स्प्रिंग। ये हमने लिया था वहां पे। ओके, कार ने जितना काइनेटिक एनर्जी लूज किया उतना ही सामने पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग ने गेन किया, ये हमने लिया था। इधर कार के लॉस काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv स्क्वायर,
क्योंकि स्पीड 0 हो जाएगी. पोटेंशियल गेन बाय द स्प्रिंग वाज हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स जितना यहाँ कॉम्प्रेशन हुआ, बराबर, एक्स जितना कॉम्प्रेशन हुआ. क्लियर. ये हमने इलस्ट्रेशन 6.8 में किया था. वहां पे क्या बोला था, कार मूव कर रही है एंड स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है. ओके. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया कि सपोज यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, तो क्या, यानी देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द कार टायर ऑफ द कार एंड द सरफेस, ग्राउंड सरफेस. ग्राउंड एंड टायर कार के टायर के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है इतना. तो अब क्या होगा, तो नाउ व्हाट हैपन, व्हाटएवर द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द कार, जितना काइनेटिक एनर्जी कार लॉस करेगा उसमें पार्टली विल बी यूज्ड अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, पार्टली विल बी यूज्ड अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी गिवन टू द स्प्रिंग. यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द कार विल बी इक्वल पोटेंशियल गेन बाय द स्प्रिंग प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स. ओके, यानी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा. अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स लेना हो तो क्या लेंगे, विल बी एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स अगर कैलकुलेट करना हो तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड. फोर्स कितना है, तो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन mg, हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसलिए, इनटू डिस्टेंस कवर्ड इज x, कंप्रेशन किया स्प्रिंग को वो, बराबर है. तो यहाँ पे प्लस म्यू mg x हो गया, बराबर है. बाकी डेटा सारा का सारा वही है, खाली इतना एक्स्ट्रा ऐड हुआ ड्यू टू दिस फ्रिक्शन. बाकी सब इलस्ट्रेशन, अगर इसको तुम हटा दो तो इलस्ट्रेशन 6.8 हो गया, इसको रख लो तो इलस्ट्रेशन 6.9 हो गया. इतना ही फर्क है दोनों में. चलो इसको वर्कआउट करें तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी हाफ, ये कैलकुलेशन कितना आता है, हाफ इंटू मास 10⁻³ इंटू स्पीड का स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 25/2 12.5 इंटू 10⁻³ तो 125 0 0. Okay, 125 0 0. This will be equal to half kx square. Now half into k 6.25 into 10⁻³ into x square. अब ये हो जाएगा 6.6250 डिवाइड बाई 2, तो दिस विल बी 3125 x square प्लस म्यू 0.5 है, m 1000 है અને g10, म्यू इज 0.5 इंटू 1000 इंटू 10, ये हो गया इसकी बात इंटू x, बराबर है. तो ये हो जाएगा 5000, बराबर. तो दिस विल बी 5000x. क्लियर, ये आ गई वैल्यूज. अब इसको अगर देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो 3125x स्क्वायर प्लस 5000x माइनस 12500. अब इतने बड़े आंकड़े देख के अपने को लगता है सर इसका हम लोग कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, बराबर है. पर 3125 से 312.5 से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस ये इधर आ जाएगा 40x माइनस, सॉरी ये 16 आएगा, ये 16x एंड ये हो जाएगा 40. यानी समवेयर समहाउ यू हैव टू डिवाइड बाय सम कॉमन फैक्टर एंड देखोगे तो ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा. अभी भी 4 से कर सकते हैं, पर यहाँ 2.5 आ जाएगा, फिर एक इंटीजर आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा, इसमें तकलीफ होगी. नाउ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है. फाइंड द डिस्क्रिमिनेटर b स्क्वायर माइनस 4ac एंड अप्लाई द फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a. सिंप्लीफाई करो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, देन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमेरिक. फिर आगे ऐसे बढ़ना है. क्लियर, ये हो गया इलस्ट्रेशन 6.9 in continuation with 6.8. चलो नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर 6.11. 6.11 में क्वेश्चन को जैसा बोल रहा है, कैन एलिवेटर an elevator can carry a maximum load of 1800 kg when which elevators and passengers both are combined is moving up with a constant speed of 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. What you are given here is mass
elevator can move is 1800 kg with a speed of 2 meter per second, uniform speed 2 meter per second. Frictional force of 4000 Newton is acting on it. We have to find out the power. We have to find out the power, and वो भी find करना है in watts as well as in watts and in HP, horse power. अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो पावर यानी क्या होता है, पावर इज फोर्स इनटू स्पीड. स्पीड तो है, फोर्स ढूंढना पड़ेगा. तो एलिवेटर को कितना फोर्स लगाना है, यह एलिवेटर है जिसके अंदर मास m के हिसाब से mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एज वेल एज फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन, क्योंकि एज लिफ्ट इज मूविंग अप, एलिवेटर इज मूविंग अप, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो फ्रिक्शन फोर्स और mg दोनों के अगेंस्ट में वर्क करना है इसे. तो टोटल फोर्स टू बी अप्लाइड इज इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शन फोर्स. mg यानी 18,000 इंटू 1800 इंटू 10, सो दैट विल बी 18,000 प्लस 4,000 किसका, फ्रिक्शन फोर्स का. तो बन गया टोटल 22,000 न्यूटन. अब 22,000 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट में इसे पावर कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो 22,000 इंटू 2 यानी 44,000 वाट. बराबर है. इसको एचपी में चाहिए तो वी नो दैट 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट. दैट्स द रिलेशन वी हैव. तो वाट से हॉर्स पावर में ले जाना तो डिवाइड बाय 746, तो 44000 डिवाइड बाय 746, इतना एचपी हो गया. और इतने एचपी पावर डिलीवर करेगा ये मोटर. ओके, सो दैट्स नंबर इलस्ट्रेशन 6.11. Now illustration number 6.10 में it's just a jumble, just a game of numbers, nothing else. हमको बोला कि 3 एनर्जीज लेनी है, उनको कन्वर्ट करना है. एक तो डीएनए के मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, तो टेबल में से मिला है, ऊपर जो टेबल है उसमें दिया हुआ है 10⁻⁻20 जूल. डायरेक्टली टेबल में से एक्सेप्ट कर लिया. एंड बोले इसे कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. नाउ देयर इज वन मोर यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन छोटा ई और वोल्ट वी कैपिटल. तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. ये रिलेशन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के साथ. यानी एनर्जी का एक छोटा यूनिट है ये, नथिंग मोर. इट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले जाने से इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. तो दिस विल बी 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 into 10⁻⁻19. एंड ये जो आंसर हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा. जूल से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय दिस नंबर कर दिया एंड दिस कम्स आउट टू बी, ये ऊपर है प्लस 19 तो -1 बचा, 1 अपॉन दिस तो 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, फिर दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल बोले कितना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में. तो फिर से वही जूल से इलेक्ट्रॉन में ले जाना है. तो 10⁻⁻21 डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड इसको सिंप्लीफाई किया तो 10⁻⁻20 का तो -21 है, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 0.00625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तीसरा बोले कि एवरेज ह्यूमन कंजम्पशन जूल में अवेलेबल है टेबल में से, तीनों वैल्यू टेबल में से ली हुई है. अब इसे कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी में. तो कैलोरी का रिलेशन विद जूल, कैलोरी इज आल्सो वन ऑफ द यूनिट फॉर एनर्जी एंड इट्स रिलेशन इज 1 कैलोरी इज 4.2 जूल. एक रिलेशन है 1 कैलोरी इज 4.2 जूल. बराबर है. अब अगर आपको जूल से कैलोरी में ले जाना हो तो डिवाइड बाय 4.2, तो हो जाएगा 10⁻7 डिवाइड बाय 4.2, इतना कैलोरी हो गया. ओके, एंड ये आ रहा है कुछ अराउंड वैल्यू, ये आता है 2.4 into 10⁻6 कैलोरी. अब इसमें से 3 यहाँ ले लो तो दिस विल बी 2.4 into 10⁻3, 3 का किलो बोलेंगे तो किलो, क्योंकि हमें किलो कैलोरी में बोला है, तो किलो यानी 10⁻3 बाजू में कर दिया, बचा 10⁻3, तो दिस विल बी 2.4 into 10⁻3 किलो कैलोरी. इतना एनर्जी कंज्यूम करता है ह्यूमन बीइंग जूल में और 1 किलो कैलोरी में. ओके, सो दैट्स सम नंबर
6.10 of illustrations. That completes the numericals of textbook, exercise and illustrations all. Okay.